नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जी हां, आज के शो में हम बाजार का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखेंगे और उस हिसाब से आखिर कल के बाजार में आप रणनीति कैसे बनाएं, किन सेक्टर पर फोकस करें, ये सभी हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके सवालों से भी जुड़ा होता है, इसलिए आपके सवालों को भी हम शामिल करेंगे। तो आपको बता देते हैं कि आखिर वो तरीका किसका कैसा है जिसके जरिए आप कल की तैयारी में अपने सवाल भेज सकते हैं। तो ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव हैं तो #KKT स्पेस अपना सवाल भेजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखिए, जिस स्टॉक को सवाल पूछना है वो लिखिए, और क्या नजरिया है आपका, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, जो भी नजरिया है वो जरूर बताइए, जिससे हमारे एक्सपर्ट को आसानी होगी। यही नहीं, YouTube पर लाइव कमेंट करके भी आप अपने सवालों को हम तक पहुंचा सकते हैं। YouTube के सवालों को शामिल करने का थोड़ा तरीका हमारा अलग है। जो सवाल पिछले शो में आपने पूछे हैं, सबसे पहले हम उन सवालों को शामिल करेंगे और बीच बीच में अगर समय रहा तो हम लाइव सवालों को भी शामिल करेंगे। लेकिन जो दर्शक लाइव सवाल पूछ रहे हैं वो मायूस ना हो, क्योंकि उनका सवाल कल जरूर लिया जाएगा, जो भी हम चुनिंदा सवालों को लेते हैं। तो ये है पूरा आपको तौर तरीका जो कि कल की तैयारी में आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ये शो सोमवार से शुक्रवार आप 3:30 बजे देख सकते हैं और इस शो का रिपीट टेलीकास्ट शाम 6 बजे आप देखेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि आज के बाजार को हम देखें तो बाजार में आज जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। कमजोर ग्लोबल संकेत, खासतौर पे अमेरिका से मंदी की जो आहट की खबरें रहीं, उसकी वजह से बाजार धड़ाम हुए। निफ्टी 650 अंकों से ज्यादा टूटा, 24,100 के नीचे बंद हुआ। हालांकि 24,000 एक अहम सपोर्ट लेवल है निफ्टी का, उसके ऊपर टिकने में कामयाब हुआ है। बैंक निफ्टी में 1250 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली, लेकिन 50,000 जो इसका एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको थामे हुए है। अब जाहिर है कल पर निगाह रहेगी, क्या इस एक गैप डाउन के बाद रिकवरी नजर आ सकती है। कम से कम आज के बाजार में नजर नहीं आई। चुनिंदा जो स्टॉक चल भी रहे थे, हमने देखा कि उनका भी दायरा जो बड़ा था वो घटते घटते फिर आधे पे आ गया, और एफएमसीजी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो जैसा मैंने कहा, एफएमसीजी स्टॉक का जो इस मार्केट में थोड़ा बहुत चल रहे थे, उनमें आप देखिए कि HUL लगभग 1% गिरकर बंद हुआ। टाटा कंज्यूमर में लगभग 0.25% की गिरावट देखने को मिली। नेस्ले 0.5% से ज़्यादा जो है वो चलता हुआ नजर आया। HDFC लाइफ जो है वहाँ पर भी आज मतलब यही चुनिंदा कुछ स्टॉक थे जो चलते हुए नजर आए। निफ्टी 50 में दबाव टाटा मोटर्स पे, जो यहाँ सीधा टाटा मोटर्स 1000 के लेवल पर आ गया। कहाँ बात 1200 और उसके ऊपर के लेवल की हो रही थी। ONGC ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अच्छा कर रही थी, लेकिन आज प्रेशर साफ तौर पर नजर आया। अडानी पोर्ट्स, टाटा स्टील, हिंडाल्को, पावर ग्रिड, JSW जैसे स्टॉक्स थे जिन पर दबाव हमें नजर आया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की जो पिक्चर थी वो और ज़्यादा चिंता बढ़ाती नजर आई। मार्केट बंद होने पर 231 ऐसे स्टॉक थे जो कि लाल निशान में बंद हुए, और 231 ऐसे स्टॉक थे, माफ कीजिएगा, जो कि हरे निशान में केवल बंद हुए, और 2325 शेयर ऐसे थे जिन पे आज दबाव देखने को मिला। और आज के बाजार पर खास रणनीति बनाने के लिए हमारे साथ हैं HDFC सिक्योरिटी देवर्ष वकील और जैनम ब्रोकिंग के किरण जानी साहब। किरण जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जाहिर सी बात है कि आज जो बाजार रहा है उसके लिए अहम फैक्टर्स ग्लोबल रूप से ज़्यादा उसको कहीं ना कहीं डेंट लगाते नजर आए, और ये करेक्शन जो है वो चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि न सिर्फ ग्लोबल संकेत बल्कि बहुत सारी उथल पुथल और भी चल रही है, और इन सब के बीच में निगाहें कई फ्रंट पर लगी हुई हैं। बताइए, कल के बाजार में अब क्या करना चाहिए, किस तरह की रणनीति अपनाई जानी चाहिए? वेट एंड वॉच करना होगा, या आपको लगता है कि इस गैप डाउन के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी के संकेत मिल सकते हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल आपने बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट किया है कि आज का जो बाजार था, या तो आज का जो मार्केट था, वो क्यों नीचे आया और क्या क्या रीजंस इस मार्केट के अंदर थे। सो डेफिनेटली इंटरनेशनल टेलविंड्स के वजह से ये मार्केट नीचे आया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम
हमारे मार्केट की बात करें डोमेस्टिक, तो कोई भी ऐसा रीजंस नहीं है जहां से मार्केट गिरे। इसी वजह से हम वन साइड एक रैली देख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बिकॉज वन साइड एक रैली थी उसकी वजह से मार्केट ओवरबॉट टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा था, और ये जो करेक्शन था वो कहीं ना कहीं एक ओवरड्यू था। लास्ट 2 वीक की अगर आप कैंडल्स देखोगे निफ्टी के अंदर, तो एक बुलिश रिवर्सल कैंडल, सॉरी बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न ऑलरेडी हमने 2 बार देखी है। एक एंगल फिन कैंडलस्टिक्स पैटर्न थी, दूसरी आप देखोगे तो इवनिंग स्टार भी था। आरएसआई पे ऊपर है तो कोई भी मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर आप देखोगे तो वहां पे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव डाइवर्जेंस भी हमें देखने को मिला था। तो इट वाज एन एक्सपेक्टेड या तो ओवरड्यू करेक्शन था जो मार्केट में आया। नो डाउट अभी जो इंटरनेशनल क्यूज है वो थोड़ा एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं मार्केट के अंदर, ऐसा अभी तो लग रहा है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन हमेशा कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर हावी रहता है। अब कल के लिए हम बात करें तो बैंक निफ्टी जहां अपनी 20 और 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुके हैं, निफ्टी अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुके हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी कि इलेक्शंस के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी ने एक अच्छी खासी लेवल नीचे, मतलब कि 20 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया है। अब यहाँ पे 50 दिन की मूविंग एवरेज आप देखोगे तो 23,800 है। सो ओवरऑल मार्केट का व्यू ऐसा है कि 24,100 से 23,800 इस रेंज में रहेगा। जब तक 24,100 क्रॉस नहीं करेगा कोई फ्रेश रैली हमें नहीं दिख रही है मार्केट में आए, तो नई खरीदारी के लिए या तो 24,100 क्रॉस करे तब लीजिए, या तो आप 24,000 का एक स्टॉप लॉस रखिए। अगर 24,000 वापस ब्रेक करेगा तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में वापस हम 23,800 तक का एक डाउनफॉल देख सके, जहां पे 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले सके मार्केट। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो चुकी है। अब लास्ट वीक में जो सपोर्ट था 50,400 का वो भी ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे भी कंडीशनल लॉन्ग रहेगा। जब तक 50,400 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जाती है हम फ्रेश लॉन्ग के लिए तो सलाह नहीं दे रहे। जिनके पास भी वो 50,000 का एक स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि अगर 50,000 का लेवल ब्रेक होता है तो 100 डेज मूविंग एवरेज जो 49,400 के आसपास है वहां तक ये लेवल जा सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ 50,000 के स्टॉप लॉस से आप अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड कीजिए। 50,500 के ऊपर फ्रेश लॉन्ग करेंगे, नहीं तो वेट एंड वॉच करेंगे। बिल्कुल, तो ये एक बहुत ही विस्तृत रणनीति किरण जी की तरफ से आपको मिलती हुई, और आप समझ भी पा रहे होंगे कि जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके आसपास ही पूरी रणनीति इस वक्त बनानी होगी, और उस हिसाब से आगे के जो लेवल्स हैं वहां पर कहां ध्यान रखना है वो भी आपको किरण जी ने बता दिया। चलिए फटाफट से आपके सवालों को शामिल करते हैं। हर्ष कुमार का सवाल लेते हैं। यूट्यूब पर उन्होंने अपना सवाल पूछा है, टीटागढ़ रेल पर राय जानना चाहते हैं। 1730 की इनकी बाइंग है। देवर्ष वकील साहब, स्वागत है आपका। सवाल मैं आप तक ही ले आ रहा हूं। टीटागढ़ रेल, और आज तो हमने रेलवे स्टॉक में एक तरह से चौतरफा बिकवाली देखी है, और इस प्रॉफिट बुकिंग में जो इनका लेवल है 1730 के स्तर पे खरीदारी की है। बताइए क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए? अगर वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो मुझे लगता है कि एक मेरे सहयोगी से एक स्टॉप लॉस लेके को स्टॉप लॉस रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म की बात करें तो 2020-21 में जब से इनके फंडामेंटल्स इंप्रूव होना शुरू हुए तब से ये स्टॉक्स ने काफी बड़ा परफॉर्मेंस किया है। मुझे याद आता है कि 25-30 रुपए के आसपास से जो टीटागढ़ वैगन का भाव ये करीबन 1800 रुपए तक की एक बड़ी रैली हुई है। तो अभी जो प्राइसेस है वो आगे के भविष्य को बहुत अच्छी तरह से डिस्काउंट करते हैं। आगे के 2 साल के अर्निंग्स को भी बहुत पॉजिटिवली ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुके हैं। तो लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी पॉजिटिव है। रेलवे सेक्टर में गवर्नमेंट का जो बजट था उसमें भी अलोकेशन था, पर मुझे लगता है कि ये सब स्टॉक में मैं नए पैसे अभी अलोकेट नहीं करूंगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लिया हो तो आपको रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से स्टॉप लॉस रखना चाहिए। यहाँ से करीबन 15 से 20% का और भी करेक्शन आए उसके बाद ही अगर ये सब स्टॉक्स में मैं वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो रेलवे, डिफेंस, ये सब स्टॉक्स में अभी अगर आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो आपको कॉशियस रहना चाहिए। तो ये है रणनीति आपको बता हुए देवर्ष जी। बढ़ते आगे, चंद्रिका जी का सवाल है, अशोक लेलैंड पर राय जानना चाहती हैं। 238 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। किरण जी, इस मार्केट में भी जिस लेवल पे इन्होंने एंट्री की है अशोक लेलैंड में, आज हमने देखा कि लगभग 3% तक टूटा अशोक लेलैंड। बताइए आगे कितने समय और बने रह सकते हैं? तो ओवरऑल ऑटो के अंदर एक अच्छी खासी तेजी हमने देख चुके हैं। जहाँ पे पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो वहां पे लेट लगा रैली हमने देखी थी। तो अशोक लेलैंड इज वन ऑफ दैट काउंटर। अगर इसका आप डेली चार्ट प्राइस देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न या तो एक कंसोलिडेशन जो रेजिस्टेंस था 240 का उसको क्रॉस करके स्टॉक ऊपर में
कहीं ना कहीं 260 तक गया था। अब वहां से वापस वो अपने ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट कर रहा है, साथ ही साथ 20 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। तो मुझे मुझे लग रहा है कि उनको होल्ड रखना चाहिए, ये फॉल के अंदर घबराना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 230 का मेंटेन करना है। जब तक 230 का लेवल ब्रेक नहीं करे ये होल्ड रख सकते हो, और वापस में ऊपर में 270 280 तक के टारगेट आ सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके स्टॉक पे नजरिया। सीता दास का सवाल लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल पर राय जानना चाहती हैं। 192 की इनकी बाइंग है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है। देवर्ष जी बताइए, बीईएल अच्छे लेवल पर बाइंग इन्होंने की हुई है, आगे कहां तक के लक्ष्य आप देख रहे हैं? नहीं, ऑलरेडी मेरे हिसाब से जो लक्ष्य थे ये साल के, वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं। ये मैंने जब भी ये पहले क्वेश्चन के आंसर में ही बताया, मुझे लगता है कि ये जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, हमने 184 के आसपास ये टारगेट के लिए इनको खरीदने के लिए बोला था। 280 जितना हमारा ये साल का टारगेट था, उससे भी कहीं आगे 320 के ऊपर तक ट्रेड करता हुआ चला गया था। अभी वापस धीरे धीरे 280 990 जो हमारे टारगेट है उसके पास आ रहा है। तो यहाँ पे खरीदने की सलाह नहीं है, जो अगर है तो एक स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लगता है कि वैल्यू यहाँ से भी काफी 15-20% नीचे है, और ये रेलवे है, डिफेंस है, ये सब सेक्टर में अगर नए पैसे लगाने हैं तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच है, वेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये है रणनीति भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पे। तन्मय सरकार का सवाल लेते हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एससीआई पे इन्होंने राय मांगी है। 287 की इनकी बाइंग है, 60 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, फिलहाल नुकसान में चल रहे हैं। किरण जी बताइए, एससीआई शिपिंग कॉरपोरेशन क्या राय बन रही है आपकी? सो शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया की अगर हम बात करें तो 135 140 के आसपास इस काउंटर में एक ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट के बाद हमने देखा इनिशियल लेवल पे 280 का एक रेजिस्टेंस बना, वहां से स्टॉक कंसोलिडेट होके एक ब्रेकआउट जो है उसमें 370 380 तक के हाईज बने। अगेन वहां पे आप देखोगे तो जो कैंडल बनी थी वो नेगेटिव थी, वहां से कंटिन्यू स्टॉक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब आज की जो गिरावट है 20 डेज 50 डेज मूविंग एवरेज को भी तोड़ के स्टॉक नीचे के लेवल पे आ चुका है। आज का जो बिकवाली थी उसमें वॉल्यूम भी काफी अच्छा है, और दूसरी तरफ आप देखोगे तो राइजिंग चैनल का ब्रेकडाउन भी है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक थोड़ा नेगेटिव हुआ है। चांसेस है कि इलेक्शन डे लो या तो 200 डेज मूविंग एवरेज जहां पे सस्टेन है 200 के लेवल के आसपास, वहां तक ये स्टॉक आ सकता है। तो या तो ये करंट मार्केट के प्राइस के आसपास एग्जिट कर ले, या तो 260 250 के बीच में कोई स्टॉप लॉस मेंटेन करे जो कंसोलिडेशन जोन है। क्योंकि अगर 250 का लेवल ब्रेक हुआ तो हमें लग रहा है कि ये 200 220 तक आ सकता है, जहां पे 200 दिन की मूविंग एवरेज है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से 250 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो एग्जिट कर ले। तो ये है रणनीति आपके स्टॉक पे। नूर मोहम्मद साहब का सवाल लेते हैं। एनसीसी लिमिटेड पे राय जानना चाहते हैं। 356 की इनकी बाइंग प्राइस है, फिलहाल इनके बाइंग प्राइस से नीचे है ये स्टॉक। पूछ रहे हैं कि कब तक जो है इनका लेवल या उसके ऊपर मुनाफे की बात बन सकती है। देवर्ष जी जरा एनसीसी लिमिटेड पे बेहतर तरीके से नूर मोहम्मद साहब को गाइड कीजिए। ये जो एनसीसी जो कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रैक्टिंग में कंपनी है, वहां पे हमारा व्यू सेक्टर पे काफी बुलिश है। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी अच्छा एलोकेशन किया है, और हैदराबाद तेलंगाना एरिया में जहाँ पे ये एक्टिव है वहां पे भी आगे अच्छी ग्रोथ आने की संभावना है, नए ऑर्डर्स आने की संभावना है। इसका वैल्यूएशन भी रिलेटिवली अट्रैक्टिव है। हमारा ये साल का इसका टारगेट 341 जैसा था, जो हमने नीचे 277 के आसपास एक रिपोर्ट इशू की थी। तो अभी भी यहाँ से 10-15% की अपसाइड बाकी है। तो अगर उन्होंने ऑलरेडी खरीदा हुआ है तो मैं बोलूंगा कि नीचे आए तो थोड़ा और एवरेज करें, होल्ड करें। हमें लगता है कि यहाँ पे आगे जाके जब मार्केट में रिकवरी आएगी तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स में वापस बढ़त आएगी, और यहाँ पे उनको मुनाफा अच्छा मिलने की आशा है। ठीक है, तो बुलिश नजरिया एनसीसी लिमिटेड पे और उसकी वजहें क्या हैं वो भी आपके सामने देवर्ष जी ने रखी। अमन का सवाल लेते हैं। विप्रो पे राय जानना चाहते हैं, और विप्रो पे राय इसलिए भी बनती है क्योंकि जो ग्लोबल संकेत नजर आए, जो हलचल नजर आई, उसका सबसे बड़ा जो डेंट लगा वो आईटी टेक्नोलॉजी और ये जो चिप वाली कंपनियां हैं इस पर लगता हुआ नजर आया। विप्रो जो हालांकि इनकी बाइंग है वो 450 की बाइंग है, तो इनके स्तर से ये स्टॉक ऊपर
आज हालांकि 3.5% तक की गिरावट हमें देखने को मिली। फिलहाल 485 पे ये स्टॉक बना हुआ है, फिर भी अभी सेफ है क्योंकि 450 की इनकी खरीद है। किरण जी बताइए, विप्रो पे क्या रणनीति बनाए? फिलहाल मुनाफे में है, लगभग 8,700 के ऊपर का मुनाफा इन्होंने इस वक्त बना लिया है। सो ओवरऑल विप्रो की अगर हम बात करें तो काफी अच्छे लेवल पे उन्होंने एंट्री ली है। एंट्री लेने के बाद हमने देखा रिसेंटली विप्रो 600 तक गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वापस वहां से ग्लोबल क्यूज के कारण स्टॉक लोअर टाइम फ्रेम के अंदर या तो हायर टाइम फ्रेम के अंदर एक नेगेटिव पैटर्न बना रहा है। नो डाउट स्टॉक को 100 डेज 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, और प्रीवियस अगर आप ब्रेकआउट उसका देखोगे तो 470 के आसपास का था। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए 470 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ। होल्ड करिए और स्टॉप लॉस का खास ध्यान रखिए। विनोद साहब का सवाल लेते हैं, और आईआरएफसी, आज रेलवे पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। आईआरएफसी पे राय जानना चाहते हैं। 184 की इनकी बाइंग है। बताएं देवर्ष जी, हालांकि तमाम इन स्टॉक पे आपने एक बेहतर नजरिया दिया, लेकिन इनको क्या कहा जाएगा? ये 184 की बाइंग है, ज्यादा नुकसान फिलहाल नहीं होता। अभिलाष जी, यही सेम एडवाइस रहेगी इसी के ऊपर भी, क्योंकि हमें लगता है कि ये जो स्टॉक्स है इनके जो बुक वैल्यू है, जहाँ पे उनकी वैल्यूएशन है, वहां से काफी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और यहाँ से अगर थोड़ा गिरावट आएगा तो भी मुझे इसमें खास वैल्यू नहीं लगती। तो मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए नए पैसे लगाने के लिए। और अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया है, अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए, और अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो इसमें से निकल के कंस्ट्रक्शन के या बाकी जो फार्मास्यूटिकल के सेक्टर्स हैं वहां पे इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि मुनाफा ज्यादा होने की संभावना। श्यामलाल का फटाफट से सवाल लेते हैं। कैस्ट्रॉल इंडिया पे राय जानना चाहते हैं। 264 की इनकी बाइंग है, फिलहाल 246 पर इस वक्त स्टॉक मौजूद है। आज 5% से ज्यादा की गिरावट हमने स्टॉक में देखी है। बताएं किरण जी, कैस्ट्रॉल इंडिया कहाँ, कैसा लग रहा है फिलहाल आपको? सो कैस्ट्रॉल इंडिया की बात करें तो काफी एक बड़ा ब्रेकआउट हमें वीकली चार्ट के ऊपर दिख रहा है, लेकिन डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मोमेंटम इंडिकेटर ओवरबॉट जोन के अंदर थे, और वहां से डबल टॉप पैटर्न ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है। 20 दिन की मूविंग एवरेज भी इसने ब्रेकडाउन की हुई है। तो जिस तरह का ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, इनको 240 या 230 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर ये स्टॉप लॉस ब्रेक होता है तो चांसेस है ये 200 तक वापस नीचे आ सकता है। तो एज ऑफ नाउ 230 के स्टॉप लॉस के साथ ही उनको होल्ड रखना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सवालों को अब इतना ही हम शामिल कर पाएंगे। माफ़ी चाहेंगे उन दर्शकों से, निवेशकों से जिनके साथ हम आज शामिल नहीं कर पाए। समय इतना ही था हमारे पास, लेकिन आप अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। चलिए अब बारी हमारे खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की। और सबसे पहले किरण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए आपकी वीआईपी पिक कौन सी है? सो ओवरऑल मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट में कहीं ना कहीं नेगेटिव क्यूज के साथ ट्रेड हुआ है, लेकिन ओवरऑल हमें लग रहा है कि जो स्टॉक में एक ब्रेकआउट आ चुका है और ब्रेकआउट के आसपास अवेलेबल है, वहां पे डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आज की जो गिरावट है उसकी वजह से काफी सारे मूविंग जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो नेगेटिव जोन में या तो ओवरसोल्ड में, तो एक बाउंस एक्सपेक्टेड है आने वाले समय में। तो उसको ध्यान में रखते हुए दो स्टॉक हम बाई दे रहे हैं। पहला जो स्टॉक है वो आईईएक्स है। आईईएक्स में एक लंबा ब्रेकआउट आने के बाद आज हमने देखा है कि उसके ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट किया है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है, मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन में है। 188 190 के बीच में प्राइस का क्लोजिंग आया हुआ है। हम लॉन्ग करके जाएंगे, एक में 205 तक की एक टारगेट जोन हम देख रहे हैं, और 180 का ऐसा स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा आईईएक्स के अंदर। दूसरा जो ट्रेड रहेगा वो जुबिलेंट फूड रहेगा। जुबिलेंट फूड का डेली चार्ट आप देखोगे तो वहां पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, तो कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला है। उसी चार्ट को अगर आप वीकली करोगे तो वहां पे डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं जुबिलेंट फूड एक काफी अच्छे जंक्चर के ऊपर अवेलेबल है। 585 590 के बीच में स्टॉक का क्लोजिंग है। हम लॉन्ग करके जाएंगे, 610 तक के हमारे टारगेट रहेंगे। 570 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो आईएक्स एंड जुबिलेंट फूड हमारे दो पिक रहेंगे। ठीक है, तो जुबिलेंट फूड 610 के लक्ष्य के लिए और आईईएक्स 205 के लक्ष्य के लिए यहां पर खरीदारी की सलाह मिलती हुई किरण जी की तरफ से। देवर्ष जी आप बताइए, आप कहां पर नजर रख रहे हैं? तो मेरा नजरिया लॉन्ग टर्म का होता है, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए दो इन्वेस्टमेंट के पिक्स फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में पसंद कर रहा हूँ। हमने आज उसके ऊपर रिपोर्ट भी इशू की है। तो पहला हमारा पिक है वो जो ग्रैन्यूल्स इंडिया है। ग्रैन्यूल्स इंडिया 640 से 650 के बीच में, और गिरावट में 580 के दूसरे लेवल पे हम बाय करने के लिए रेकमेंड कर रहे हैं। हमारा 758 का 2 से 3 क्वार्टर का
टारगेट है। ग्रैन्यूल्स हमें पता है कि फुल्ली इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है और एपीआई में, फॉर्मुलेशन में और फिनिश डोजेज में, ये तीनों सेगमेंट में अच्छा काम कर रही है। एक्सपोर्ट बिजनेस उनका काफी अच्छा ग्रो कर रहा है और डोमेस्टिक में भी उनकी ब्रांड्स को काफी रिकॉग्निशन मिल रहा है। तो हमारे हिसाब से जो हमने वैल्यूएशन किया है उसके हिसाब से देखें तो करीबन 23 टाइम्स अगर FY26 पे हम वैल्यू करें तो करीबन 758 का एक टारगेट आता है। तो उसके हिसाब से अगर ये स्टॉक में अभी थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, गिरावट आए तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। रॉ मटेरियल के प्राइसेस का भी और फ्रेट के ईजिंग का इसका बहुत बड़ा कॉस्ट होगा, उसके बेसिस पे भी हमने इसमें मार्जिन एक्सपेंशन एज्यूम किया हुआ है। जो कंपनी है वो एरिस लाइफ साइंसेज है। 1070 से 970 के बीच में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने की, ये भी डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन मार्केट में है। लार्जली ये क्रॉनिक और सब क्रॉनिक सेगमेंट है, जिसमें कार्डियोवास्कुलर है, सीवीएस है, एंटी डायबिटिक, विटामिन और डर्मेटोलॉजी सेगमेंट में है। यहाँ पे उन्होंने अभी हम देखें तो 2000 देवर जी जरा संक्षेप में बताइए, समय कम है, हमें अगले शो पे भी जाना है। हाँ, तो इसमें भी हम रेकमेंड कर रहे हैं कि अभी 1265 के टारगेट से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 30 टाइम FY26 की वो हमारा वैल्यूएशन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे देवर्ष जी। इसके साथ ही किरण जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद शो में शामिल होने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।